और सुनो, ये हम लोगों ने अल्फा डीके देखा था। अल्फा डीके में क्या होता है, जैसे कोई एक्स है, जेड और ए है, तो अगर इसका अल्फा डीके हो जाएगा मतलब हुआ अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा। अल्फा पार्टिकल के निकलने का मतलब हुआ 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, यानी टोटल 4 लोग निकलने वाले हैं। तो इससे जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या है बताओ? एटॉमिक नंबर 2 कम होगा और मास नंबर 4 कम होगा, और ऐसे He2 4 हमको मिलेगा और मिलेगा एनर्जी। याद है? फिर हम लोगों ने बीटा डीके देखा था। तो बीटा डीके में हम लोगों ने ये देखा था ना कि ये 2 तरीके का होता है, बीटा माइनस और बीटा प्लस। बीटा माइनस में न्यूट्रॉन कन्वर्ट करता है प्रोटॉन और निकलता है इलेक्ट्रॉन और मिलता है एंटी न्यूट्रिनो। और आपको याद होगा कि इसमें जैसे अगर कोई एक्स है, जेड है और ये क्या है, तो बीटा माइनस अगर हुआ है तो क्या याद रखना है? 1 बढ़ जाएगा। बीटा माइनस है तो 1, क्योंकि 1 न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ना बदल गया, प्रोटॉन्स की संख्या 1 बढ़ गई। प्रोटॉन्स की संख्या के 1 बढ़ जाने का मतलब हुआ कि एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा, तो ये Y बन जाएगा और ये हो जाएगा Z प्लस A। लेकिन मास नंबर पे असर नहीं पड़ता है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो अभी भी वही है और A ही रहेगा। और इसमें मिलता है हमको 1 इलेक्ट्रॉन और मिलता है हमको 1 एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, ऐसा देखा था हम लोगों ने। बीटा प्लस डीके में क्या हुआ था? इसमें एक प्रोटॉन बदलता था किसमें? न्यूट्रॉन, और मिलता था पॉजिट्रॉन और मिलता था न्यूट्रिनो। तो इसमें होता यह है कि अगर कोई एलिमेंट है एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A, और हो जाए अगर इसका बीटा प्लस डीके, तो याद रखने का ट्रिक यह है कि बीटा माइनस था तो 1 कम हो गया, सॉरी 1 बढ़ गया था, बीटा प्लस है तो 1 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Z माइनस A, Z माइनस 1। 1 कम होगा तो Z माइनस 1 ना होगा। और क्यों 1 कम हुआ है? क्योंकि 1 प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल गया, तो प्रोटॉन्स की संख्या कम हो जाएगी, एटॉमिक नंबर 1 कम हो जाएगा और ये हो जाएगा A, और मिलेगा आपको पॉजिट्रॉन और मिलेगा आपको न्यूट्रिनो। ये देखा था हम लोगों ने। गामा डीके में कोई पार्टिकल नहीं निकलता है, बस निकलता है गामा रे। ठीक है, और जब कभी भी अल्फा डीके या बीटा डीके होगा ना, तो न्यूक्लियस अपने आप को रीअरेंज करता है। अब जैसे जिसको बदलना था वो बदल गया। जैसे मान लीजिए आपकी लाइफ में आना नहीं ना था, मान लीजिए अगर आपकी लाइफ में कोई जुड़ा हुआ है और वो अचानक से बदल जाए, तो हम अपनी लाइफ को फिर से रीअरेंज करते हैं कि नहीं? तो उस दौरान रीअरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ? हम अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। नहीं, अल्फा डीके में क्या होता है? अल्फा डीके में तो वो छोड़ के चला जाता है ना, तो कोई छोड़ के चला जाए। चाहे बीटा डीके में क्या होता है? वो बदल जाता है, चाहे कोई बदल जाए। दोनों केस में हम अपनी लाइफ को फिर से रीअरेंज करते हैं कि नहीं? बोलिए ना। तो अरे थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन यार गजब है। लेकिन करना तो पड़ता ही है, करना तो पड़ता ही है। तो वो जो हम रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, शांत रहिए, रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, उसके जाने से जो जगह खाली हुआ है आपको उसको वापस से भरना पड़ेगा। और तुम लोग इधर उधर जा रहे हो, इससे पहले वापस टॉपिक पर आओ। ठीक है, जहां हैं हम लोग वहीं पे रहेंगे। तो मान लीजिए ये कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट का बीटा माइनस डीके हुआ का मतलब हुआ इसके अंदर का 1 न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाएगा। तो प्रोटॉन में बदल जाएगा तब ये निकल ना बन जाएगा। तो अभी तो जस्ट बदला है ये, तो बदला है तो ये अभी उस चीज को एक्सेप्ट कर पाएगा? अरे बोलो ना, नहीं एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट करने के लिए इसको अपने ग्राउंड स्टेट में आना पड़ेगा, उसके लिए उसको एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, और वो एनर्जी उसने 2 फोटॉन्स के फॉर्म में रिलीज किया है, और ये हो गया आपका निकल का ग्राउंड स्टेट। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुआ वो गामा रेडिएशन के फॉर्म में हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो बाबू जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड में अगर पूछेगा तो यही पूछता है कि अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो बाबू सबसे पहला अल्फा रे जो है किनसे बना हुआ है? अल्फा पार्टिकल्स से। अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम का न्यूक्लियस, और उनका जो स्पीड होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ कितना होता है? 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, चलिए
अल्फा रेज आर अल्फा रे स्ट्रांगली आयोनाइजेस दी गैस थ्रू विच इट पासेस। अब देखो बाबू, अल्फा रे जो है ना, वो जब कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा होगा, रेडियो एक्टिविटी के दौरान क्या होता है, न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल्स निकलती हैं, तो एक दो थोड़ी निकलेगा, ये अरबों खरबों के अमाउंट में निकलेगा। तो ऐसा लगेगा जैसे रे टाइप का निकल रहा है, जैसे इस बल्ब में से अरबों खरबों के अमाउंट में भी फोटॉन्स निकल रही हैं, तो हम इनको लाइट रेस बोलते हैं। उसी तरीके से अगर अल्फा पार्टिकल अरबों खरबों के अमाउंट में निकलने लगे तो उसको क्या बोला जाएगा, अल्फा रे बोला जाएगा। तो इसके पास तो एनर्जी होता है ना, काइनेटिक एनर्जी बोलो। और किसी भी चीज के पास अगर एनर्जी हो तो वो चाहे तो एटम को आयोनाइज कर सकता है, क्योंकि एटम के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें, उसके फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको कितना चाहिए, बस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, उतना एनर्जी मिल जाएगा तो आयोनाइज हो जाएगा। तो चूंकि अल्फा पार्टिकल्स के पास भी एनर्जी है, तो वो भी अगर किसी एटम से टकराएगा, अपना काइनेटिक एनर्जी उसको दे देगा। वो एटम जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया है, उस एनर्जी को वो अपने अंदर के प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा। अरे एटम का मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन, बोलो ना। अब अगर इलेक्ट्रॉन को मिली हुई एनर्जी सफिशिएंट है तो वो इलेक्ट्रॉन एटम का साथ छोड़ के बाहर है, एटम का साथ छोड़ के बाहर निकल जाएगा, यानी वो एटम आयोनाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। तो ये जो है ये चाहे तो एटम्स को आयोनाइज कर सकता है, ठीक है। क्या कर रहा है? चलिए, अल्फा पार्टिकल्स रैपिडली लूजेस इट्स एनर्जी एज इट मूव्स थ्रू अ मीडियम। अल्फा पार्टिकल जब किसी मीडियम से होकर गुजरता है तो वो लगातार एनर्जी को लूज करता है। जाहिर सी बात है, अल्फा पार्टिकल एक बड़ा पार्टिकल है और वो किसी भी मीडियम से जब होके, बोलो ना, अल्फा पार्टिकल किसी भी मीडियम से होके जब गुजरेगा तो इनसे टकराएगा ना, मीडियम के पार्टिकल से, और मीडियम के पार्टिकल्स से अगर टकराएगा तो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लगातार लूज करता रहेगा, जिस वजह से थोड़ी देर के बाद जाके इसकी स्पीड 0 भी हो सकती है। अरे यार, टकराते टकराते इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होते होते लगातार 0 भी तो हो सकती है। तो जहां 0 हो जाएगा वहां वो रुक जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो पेनेट्रेटिंग पावर है वो बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। किसी भी मीडियम में एंटर करेगा, कुछ दूर जाने के बाद ये रुक जाएगा। तो ये चीज इसमें बोला है, अल्फा पार्टिकल्स रैपिडली लूजेस इट्स एनर्जी एज इट मूव्स थ्रू अ मीडियम एंड देयरफॉर इट्स पेनेट्रेटिंग पावर इज क्वाइट स्मॉल। काफी कम होता है छेद करने की क्षमता, पेनेट्रेटिंग पावर बहुत कम होता है, मतलब किसी भी मीडियम में बहुत ज्यादा अंदर तक ये नहीं जा पाएगा, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। अल्फा पार्टिकल्स के पास 2 प्रोटॉन होता है ना, जिसकी वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। और ये हम लोगों ने देखो बचपन में पढ़ा है कि अगर किसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंकते हैं तो बताइए क्या होगा। फेंका अपने ऊपर है, वेलोसिटी इधर है, लेकिन बाबू फोर्स तो इधर ना लगेगा। और वेलोसिटी और फोर्स अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो पाथ जो होगा वो सर्कुलर नहीं, यार वो मत जाओ, वहां मत जाओ तुम, वो मैग्नेटिक फील्ड में तुम जा रहे हो, सर्कुलर हो जाएगा। हैं, ये देखो, ये पेन है, पेन को मैंने फेंका इधर है और इसमें फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, तो ये सर्कुलर मोशन करने लगता है। इसका पाथ कैसा हो जाता है, पैराबोलिक हो जाता है। तो यहां पर फोर्स कांस्टेंट ना लगेगा। अरे यहां पर फोर्स कैसा लगेगा, कांस्टेंट लग रहा है। मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट नहीं लग रहा था, मैग्नेटिक फोर्स वेरिएबल था, वो अपना डायरेक्शन लगातार बदल रहा था, इस वजह से सर्कुलर मोशन हुआ था। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट होगा, ये पार्टिकल कहीं भी रहे, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के
डायरेक्शन में, तो इसका पाथ पैराबोलिक हो जाएगा, वो इधर की तरफ मूव कर जाएगा। लेकिन डिफ्लेक्शन तो हुआ ना, तो हम बोलेंगे अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंका जाता है तो उसका डिफ्लेक्शन हो जाता है। सिमिलरली अगर आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में भी फेंका है, बोलिए, जैसे मान लीजिए इधर की तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और आपने इसको कहाँ फेंका है, ऊपर फेंका है, तो अब इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, भी क्रॉस बी करो, तो भी है इधर, भी है कहाँ, उधर, फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ। अरे फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ, और इस फेंका ऊपर है, फोर्स लग रहा है अंदर, यहां पर सर्कुलर मोशन हो जाएगा। लेकिन फिर भी देखा जाए तो डिफ्लेक्शन तो हुआ है ना। तो चार्ज पार्टिकल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंकिए चाहे मैग्नेटिक फील्ड में फेंकिए, दोनों केस में उसका डिफ्लेक्शन होता है। तो अगला प्रॉपर्टी ये है कि अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, सो दे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगला है कि अल्फा पार्टिकल अफेक्ट अ फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट का मतलब हुआ वो जो रील वाला कैमरा आया करता था पहले, उसका जो रील होता था वही है फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। तो जब भी अल्फा पार्टिकल्स उससे आकर टकराएंगी तो वहां निशान पड़ जाएगा, मैंने पता चलेगा कि यहाँ कुछ आके टकराया है। जैसे पत्थर चला के दीवार पर मारोगे तो निशान नहीं पड़ जाता है, तो यही बोल रहा है कि अल्फा पार्टिकल फोटोग्राफिक प्लेट पर। देखो बाबू एक बात बता देता हूँ मैं, रिवीजन आप लोग कर रहे हैं, कम से कम रे ऑप्टिक्स तो पूरा हो गया होगा आपका। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगर मैं बीच में से किसी को उठा के पूछोगे रे ऑप्टिक्स का कुछ भी, क्योंकि मैंने पढ़ाया ही भी है बहुत अच्छे से, इवन रिवीजन भी सारा क्वेश्चन कराते हुए मैंने करा दिया है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगर बीच में मैं किसी से पूछूं कोई भी फॉर्मूला तो उसको आना चाहिए और मुझे 6 डंडा ना मारना पड़े, ठीक है। हाँ, अल्फा पार्टिकल जब भी फोटोग्राफिक प्लेट से टकराएगा तो निशान छोड़ेगा। इसका मतलब हुआ अल्फा पार्टिकल अफेक्ट अ फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स कॉज फ्लोरोसेंस ऑन स्ट्राइकिंग अ फ्लोरोसेंट मटेरियल। कोई ऐसा मटेरियल जिससे अगर कोई चीज टकराता है और उससे चिंगारी निकलता है तो अल्फा पार्टिकल के भी टकराने से चिंगारी निकलेगा। फ्लोरोसेंस का मतलब क्या हुआ, भाई चिंगारी टाइप का निकलेगा। तो इससे पता चलता है कि मतलब इसके पास मोमेंटम होगा तब ना टकरा के उसमें से चिंगारी फेंकेगा, ठीक है। बात करेंगे बीटा रे की। कौन रे, बीटा रे, ठीक है। लग रहा है सारा फॉर्मूला याद करके आया है सर। बीटी ये बेटा नहीं है, ये बीटा है, बीटा रे, बीटा रे, ठीक है। और बीटा रे कंसिस्ट बीटा पार्टिकल्स, और बीटा पार्टिकल बोला जाता है इलेक्ट्रॉन्स को ना, तो विच आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा एक और बात है, जब बीटा रे बोलेगा ना तो हम वो पोजिट्रॉन वाला रे नहीं लेंगे, हम कौन सा वाला लेंगे, इलेक्ट्रॉन वाला रे लेंगे, ठीक है। तो विच आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। बहुत बढ़िया। अगला कहता है कि ऑल्दो बीटा पार्टिकल्स एंड कैथोड रेज। कैथोड रे का नाम सुना है आपने, कैथोड रे कहाँ बनता है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, बताया था ना मैंने, बोलो ना, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। ये देखिए ये है डिस्चार्ज ट्यूब, बोलिए क्या है, ये है कैथोड और ये क्या है एनोड। अब मान लीजिए कि बहुत हाई वोल्टेज 10⁶ वोल्ट से अगर हम इसको जोड़ दें तो ये बहुत हाईली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये बहुत हाईली नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और इसके अंदर अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस डाल दें तो हाइड्रोजन गैस के पास होता है एक प्रोटॉन और होता है एक न्यूट्रॉन। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तेरे की नेगेटिवली चार्ज प्लेट है ये प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचेगा और ये पॉजिटिवली चार्ज जो प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अब अगर ये वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाए तो ये खिंचाव भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो जिसकी वजह से ये यहां से टूट सकता है। तो सारा प्रोटॉन भागेगा उधर और सारा इलेक्ट्रॉन भागेगा, तो ऐसा एक दो इलेक्ट्रॉन थोड़े होगा, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ भाग रहे होंगे। बोलिए जल्दी। तो इसको भी तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का बना हुआ बीम समझ सकते हैं, इनको भी तो हम लोग रेज बोल सकते हैं। तो यहां जो इलेक्ट्रॉन्स का रे है उसको बोला जाता है कैथोड रे। क्या बोला जाता है,
जे थॉमसन ने इसको कहा था कैथोड रे। और न्यूक्लियस के अंदर अगर कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, बोलिए, न्यूक्लियस के अंदर मान लीजिए कि ये बेचारा प्रोटॉन था, ये क्या था, और ये भी ये हाँ ये न्यूट्रॉन था, और ये किस में कन्वर्ट हो जाए, अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए तो तुरंत एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और क्या उस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के अंदर जगह है? नहीं, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। तो वो हाँ इलेक्ट्रॉन को यहां से भगा दिया जाएगा, तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसमें से निकलते हुए आपको देखेंगे। तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन्स की बीम हो गई, इनको भी तो हम इलेक्ट्रॉन्स का रे बोल सकते हैं। बोलो, तो इसको कौन सा रे बोला जाता है? बीटा रे। और इसको बोला जाता है कैथोड रे। दोनों इलेक्ट्रॉन का ही रे होता है, लेकिन नाम इसलिए इसका अलग अलग है इनके जन्म के आधार पे, क्योंकि इसका जन्म कहाँ हुआ है? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हुआ है ना, और उसका जन्म हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, तो इसीलिए नाम भी अलग अलग है। इसका नाम हो गया कैथोड रे और उसका नाम हो गया बीटा रे। तो वही बात यहाँ बोल रहा है कि ऑल्दो बीटा पार्टिकल्स एंड द कैथोड रेज, आई थिंक बीटा रेज कहना यहाँ ज्यादा अच्छा रहेगा ना। बीटा रेज एंड कैथोड रेज बोथ आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, बट दे डिफर इन देयर ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब जहां से उनका जन्म हुआ है। बीटा पार्टिकल्स आर गिवन आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। बीटा पार्टिकल्स न्यूक्लियस में से निकलते हैं, while कैथोड रेज आर गिवन आउट फ्रॉम इट्स ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट कर रहा था, वही इलेक्ट्रॉन ना बाहर निकल गया है। अरे बोलो ना, हाइड्रोजन के पास एक ही ना इलेक्ट्रॉन होता है, वही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, तो उसको ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा। ठीक है। स्पीड ऑफ बीटा पार्टिकल्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ कितना? 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा हमको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ है कंफ्यूजन। ये भी 10 to the power 8 और ये भी 10 to the power 8 शायद नहीं होता है, शायद नहीं होता है। दोनों में कोई एक तो गलत है। अब आप लोग थोड़ा सा देख के बताइएगा कभी, ठीक है? हाँ, अब अभी छोड़ दीजिए, बाद में आप देख लीजिएगा। लेकिन इसमें दोनों में से ये ज़्यादा हमको लग रहा है, ये ज़्यादा होता है। वो अल्फा पार्टिकल का स्पीड थोड़ा कम होता है, वो 10 to the power 7 शायद होता है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। बीटा पार्टिकल्स आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। बीटा पार्टिकल के पास भी एनर्जी है, तो वो भी गैसेस को क्या कर सकता है? बोलिए, आयोनाइज। आप लोगों को गर्मी हो रहा है क्या है? रहने दो, एक ही काफी है। क्या? ठीक है, सुनो, ये चूंकि बीटा पार्टिकल्स के पास भी एनर्जी है, बोलो ना, इसका मतलब है कि वो भी गैसेस को आयोनाइज कर सकता है। ठीक है। पेनेट्रेटिंग पावर ऑफ बीटा पार्टिकल इज मोर देन दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसलिए ना क्योंकि बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से बने हैं और इलेक्ट्रॉन्स थोड़े छोटे पार्टिकल्स हैं। तो क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये किसी मीडियम के पार्टिकल्स हैं, बोलो ना, ये सब क्या है? अब अल्फा पार्टिकल अगर आएगा ना तो वो बड़ा पार्टिकल होता है, तो उसके टकराने की संभावना ज्यादा है। लेकिन अगर बीटा पार्टिकल आएगा तो वो छोटा पार्टिकल हो सकता है कई सारों को ऐसे ही क्रॉस कर जाए बिना टकराए हुए। तो इसीलिए बीटा पार्टिकल का पेनेट्रेटिंग पावर थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये चीज है। बीटा पार्टिकल्स कैसे चार्ज होते हैं? चूंकि इलेक्ट्रॉन्स है तो नेगेटिवली चार्ज होंगे, बोलिए। सो दे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बीटा पार्टिकल्स अफेक्ट अ फोटोग्राफिक प्लेट। ये भी जब फोटोग्राफिक प्लेट पे पड़ेंगे तो अपना निशान छोड़ेंगे। रही बात गामा पार्टिकल्स की, तो गामा पार्टिकल्स कुछ नहीं, फोटॉन्स होते हैं, बोलिए ना।
अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है ना, गामा गामा से लेके और रेडियो वेव तक। गामा रे, उसके बाद एक्स रे, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, उसके बाद विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो वेव आता है ना। तो सबसे हाई काइनेटिक सबसे हाई एनर्जी वाले रेज कौन सी होती हैं? गामा रेज होती हैं। कुछ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उनकी एनर्जी होती है। विजिबल का तो हम लोगों ने पढ़ा है 1.8 से लेके 3.2 इलेक्ट्रॉन, बस ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। गामा रेज की एनर्जी होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 10 लाख गुना ज्यादा एनर्जी होती है उनकी। आप समझ रहे हैं? हाँ, चलिए। तो गामा रेडिएशन आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक एक्सरे या फिर लाइट। लाइट का मतलब विजिबल, जैसे लाइट होता है एक्सरे होता है, वैसे ही गामा रेज भी होती हैं। बट दे डिफर फ्रॉम एक्सरे एंड लाइट इन क्या? वेवलेंथ। लेकिन इनका वेवलेंथ उनसे अलग होता है। अलग क्या होता है? सबसे छोटा वेवलेंथ इन्हीं का होता है। छोटा वेवलेंथ का मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब ज्यादा एनर्जी। द स्पीड ऑफ गामा रेडिएशन इज सेम एज द स्पीड ऑफ लाइट। इनका आयोनाइजिंग पावर बाकी सबसे कम होता है, उन लोगों का ज्यादा होता है, क्योंकि वो एक्चुअल पार्टिकल्स हैं। बात समझ रहे हो? तो वो ज्यादा एनर्जी पोजेस करते हैं इनके रेस्पेक्ट में। गामा पार्टिकल्स आर अनचार्ज। ये तो फोटॉन्स होती हैं, फोटॉन्स के पास थोड़े चार्ज होता है। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इनका डिफ्लेक्शन वो सीधी निकल जाएंगी। ठीक है। गामा रेडिएशंस अफेक्ट अ फोटोग्राफिक प्लेट, ये भी निशान छोड़ेंगी। अरे नॉर्मल लाइट निशान छोड़ता है। जो पुराने जमाने में रील वाले कैमरे से फोटो खींचा जाता था तो क्या होता था? थोड़ी देर के लिए लेंस का शटर खुलता था और जो लाइट अंदर एंटर करता था वही ना अपना निशान छोड़ देता था उस प्लेट पर, जिसको हम लोग डेवलप करते थे तस्वीरों के रूप में। तो वो तो नॉर्मल लाइट है, वो जब निशान छोड़ रहा है तो क्या गामा रेडिएशन अपना निशान नहीं छोड़ेगा? ये भी छोड़ेगा। तो और खतरनाक निशान छोड़ेगा, जला के राख कर देगा उसको। गामा रेडिएशंस कॉज फ्लोरोसेंस व्हेन दे स्ट्राइक फ्लोरोसेंट मटेरियल। ठीक है, तो ये चीज है। बोल रहा है आइडेंटिफाई पी क्यू एंड आर। हुआ क्या है बाबू? ये एक्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? वाई होगा। उसमें शायद सही होगा या पता नहीं, गलती है उसमें। गलत है क्या? देखोगे? अरे किताब में देखो ना, गलत दिया है। आप कुछ वाई कर लीजिए। ठीक है, अब सुनिए। बोल रहा है कि एक्स है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? जेड है। मास नंबर कितना है? ए है। वो बदला है किस में? जेड माइन मतलब वाई में बदला है, जिसका एटॉमिक नंबर Z-4 है और मास नंबर A-4 है। ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है कि P क्या होगा, Q क्या होगा और R क्या होगा। तुम लोग ट्राई कर सकते हो। छोड़ दो, हमको लग रहा है तुम लोगों से नहीं होगा, रहने दिया जाए। क्या क्वेश्चन ही छोड़ दे क्या? छोड़ दो, क्वेश्चन ही छोड़ दो। जाओ घर से करके आना, बताना हमको कितना हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अल्फा पार्टिकल? बताओ, अल्फा पार्टिकल के लिए क्या करेक्ट है? बोलो। ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ठीक है। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चार्ज्ड? कौन चार्ज नहीं होता है? अल्फा पार्टिकल चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, 2e चार्ज होता है। बीटा पार्टिकल भी चार्ज होता है। बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को ही कहा जाता है, तो वो चार्ज होता है। किसके पास चार्ज नहीं होता है? तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब तो गलत है ना। चलिए, विच ऑफ द टू राइट द टू प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेज। ठीक है, तो हम बहुत सारा प्रॉपर्टी पढ़े हैं ना, कोई उसमें से दो हम लोग लिख देंगे अपने सुविधा के अनुसार। ठीक है। गामा रेज आर सिमिलर टू। गामा रे किसके सिमिलर होता है? बोलो। गामा रे एक्सरे के सिमिलर होता है। ठीक है, क्योंकि गामा रे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और एक्सरे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बाकी इसमें से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हाँ, बाकी इनमें से अल्फा रेज तो हीलियम का न्यूक्लियस हो गया ना। बीटा रे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया। कैथोड रे भी इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो एक्सरे इसका सही आंसर होगा।
बीटा रेज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, बीटा रेज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है। बीटा रेज आर डिफ्लेक्टेड इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ओनली इन मैग्नेटिक फील्ड, ओनली इन इलेक्ट्रिक फील्ड, की दोनों में? इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में, क्योंकि बीटा रेज में होती है इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के पास होता है चार्ज, और चार्ज पार्टिकल का डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? कौन इलेक्ट्रिक फील्ड वाला डिफ्लेक्टेड, कौन इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्टेड नहीं होगा? कौन नहीं होगा बताओ? एक्सरे नहीं होगा, और गामा रे तो हो जाएगा, गामा रे भी नहीं होगा, दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। कोई बात नहीं है, 2012 का क्वेश्चन है, वो उस समय मल्टीपल करेक्ट पूछता था, 11 12 13 मल्टीपल करेक्ट पूछता था, तो इसका 2 आंसर सही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्जलेस? कौन चार्जलेस है? तो फोटोन चार्जलेस होता है। अमॉन्ग द फॉलोइंग हुज मास इज नॉट इक्वल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? किसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर नहीं होगा? प्रोटॉन का मास नहीं होता इलेक्ट्रॉन के बराबर, हाइड्रोजन का भी नहीं होता है, न्यूट्रॉन का भी नहीं होता है, तो यही तीनों आंसर होगा। समझे नहीं आप? पूछ रहे किसका नहीं होगा, तो इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, यही तीनों ना आंसर होगा। और अगर नॉट ना लगाया जाता तो सिर्फ ये आंसर हो जाता, क्योंकि पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। बोलो, ऐसा होता है, ठीक है। स्टेटमेंट 1, फ्री न्यूट्रॉन इज नॉट स्टेबल। ऐसा कुछ नहीं है, फ्री न्यूट्रॉन स्टेबल होता है। हम न्यूक्लियस के बाहर अगर न्यूट्रॉन को निकाले ना, बिल्कुल हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसा है? दूसरा बोल रहा है कि आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर बीटा न्यूट्रॉन, ठीक है, मैंने वो कहना चाह रहा है कि उसका कहीं बीटा डिके हो जाएगा। अब बीटा न्यूट्रॉन डिके, ये कुछ गड़बड़ है क्या? जो भी है, मतलब ये कहना ये चाह रहा है ना कि न्यूट्रॉन का डिके होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। तो जी हाँ, ऐसा होता है। न्यूट्रॉन का जब डिके होता है तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ऐसा होगा। तो कहने का मतलब है ये हो गया आपका, ये ट्रू हो गया। तो पहला वाला फॉल्स है, दूसरा वाला ट्रू है, ठीक है। फ्री न्यूट्रॉन इज नॉट स्टेबल, फ्री न्यूट्रॉन स्टेबल होता है, ठीक है। चलिए, ये बोल रहा है और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस अंडरगोज अ सीरीज ऑफ डिकेज एज पर फॉलोइंग स्कीम। हाँ, यहां से लेकर यहां तक बहुत सारा डिके हुआ है। पहले क्या हुआ है? अल्फा डिके, फिर हुआ है बीटा डिके, फिर क्या हुआ है? गामा डिके। किताब में देख कर बताइए इसका एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है और मास नंबर कितना दिया हुआ है? 230। और हमसे पूछ रहा है कि A3 का एटॉमिक नंबर क्या होगा और मास नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले बताओ कौन सा डिके हुआ है? अल्फा डिके। तो ये जो भी होगा इसका 90 हो जाएगा और इसका 234 हो जाएगा। अल्फा डिके में एटॉमिक नंबर 2 कम होता है और मास नंबर 4 कम होता है। बीटा डिके हुआ है, कुछ ना बोला हो तो हमेशा बीटा माइनस डिके लेंगे। कौन सा लेंगे? बीटा माइनस डिके। अगर कुछ नहीं बोला है तो, स्पेशली अगर नहीं बोला है तो बीटा माइनस। हमने याद किया हुआ है कि सिचुएशन थोड़ा उल्टा होता है। अगर बीटा माइनस है तो 1 बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 91। लेकिन इस पर कोई फर्क, तो ये 234 ही होगा। और गामा डिके में कुछ में बदलाव नहीं होता है, तो ये अभी भी क्या रहेगा? 91 रहेगा और ये 234 ही रहेगा। सही है? तो ऐसा हो जाएगा। ये 2018 में ठीक क्वेश्चन था ये, ठीक है। तीनों डिके एक ही में लेके पूछ लिया उसने। आगे बढ़ते हैं। राइट चेंज इन पोजीशन ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। बताइए पीरियोडिक टेबल में पोजीशन में कितना बदलाव हो जाएगा ड्यू टू एमिशन ऑफ क्या? अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल्स। तो बाबू, अगर अल्फा डिके होता है तो एटॉमिक नंबर 2 कम ना हो जाता है? नहीं समझ में आया? तो बोल दीजिएगा इसका पोजीशन दुगो
घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और अगर बीटा डीके हुआ है तो बीटा प्लस हुआ है, बीटा प्लस हुआ है तो एक बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, और बीटा माइनस हुआ है तो एक बढ़ जाएगा, है कि नहीं? तो ऐसे हम लोग बता देंगे, ठीक है। चलिए, डिफाइन रेडियो एक्टिविटी। तो कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस जो होता है वो अंडर गोज अ डीके, वो एक डीके में चला जाता है, उसका नाश होने लगता है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रेडियो एक्टिविटी। कह रहा है कि राइट नेचर, प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंस अमंग अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। तो उतना सारा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं ना, उन्हीं सब को हम लोग लिख देंगे, ठीक है। और बिहार बोर्ड हमको दे देगा कितना नंबर? ठीक है। ये सीबीएसई है, सीबीएसई नहीं पूछेगा ये सब, सीबीएसई खत्म कहानी है। न्यूक्लियर फ्यूजन, हम जानते हैं वो जो कर्व हम लोगों ने पढ़ा था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस, अरे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का, और उसमें हमने देखा था कि जो बहुत हल्के न्यूक्लियस हैं वो भी अनस्टेबल होते हैं, और जो बहुत भारी न्यूक्लियस है वो भी अनस्टेबल होते हैं। तो हल्के हल्के न्यूक्लियस क्या चाहेंगे? जैसे मान लो कि ये 4 वाला है, ये 6 वाला है, और ये कौन सा वाला है? ये 10 वाला है। तो 4 वाला भी कम स्टेबल है, 6 वाला भी कम स्टेबल है। ये चाहेगा ना कि हम दोनों मिलके 10 बन जाए ताकि हम ज्यादा स्टेबल हो जाएं। तो दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे और एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा। बोलो, इसी को बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, यानी छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलके बड़ा न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर में पॉसिबल, धरती पर न्यूक्लियर फ्यूजन कराना बहुत मुश्किल काम है। अब इम्पॉसिबल तो नहीं बोला जाएगा, है ना। अब कहीं कहीं कुछ कुछ देश ने न्यूक्लियर फ्यूजन भी करा लिया है, ठीक है। धरती पे न्यूक्लियर फ्यूजन कराना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये काम कहां होता है? स्टार्स में। हमारा सन भी एक स्टार है, हमारा सन भी एक स्टार है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन उसमें भी होता है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे सन में ये सीबीएसई के सिलेबस में है, अब ध्यान से समझना, वो खत्म हो गया जो नहीं था सिलेबस में। 4 गो हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बनाता है सूरज में। देखेंगे कैसे बनता है, लेकिन अभी फिलहाल याद रखिए कि 4 हाइड्रोजन मिलकर अगर एक हीलियम बना रहे हैं, इसका मतलब फ्यूजन ही ना हो रहा है। अरे बोलिए ना। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन के। बोलो। तो यहाँ चलो लगातार 3 को मैंने एग्जाम्पल दे दिया तुमको, ठीक है। अब आइए इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले ये जो H11 आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? हाइड्रोजन के पहले आइसोटोप का न्यूक्लियस है, क्योंकि हम न्यूक्लियर रिएक्शन ना करा रहे हैं। और न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व होता है? न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। तो हाइड्रोजन के पहले आइसोटोप के न्यूक्लियस के रूप में क्या होता है? अरे H11 हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप है ना रे। इसके न्यूक्लियस के रूप में कौन होता है? बस एक प्रोटॉन होता है। तो ये एक प्रोटॉन है, ये भी एक प्रोटॉन है, यानी H11 कुछ और नहीं, क्या है? अब ये दोनों मिलके हाइड्रोजन का जो दूसरा आइसोटोप होता है उसका न्यूक्लियस बना लिया। नहीं, एटम की बात करें ना, तो H11 को बोला जाता है प्रोटियम। क्या बोला जाता है? H12 को बोला जाता है ड्यूटेरियम, एंड H13 को बोला जाता है ट्रिटियम। एटम की बात करें तो किसकी बात करें? लेकिन प्रोटियम के न्यूक्लियस को प्रोटॉन कहा जाता है। अरे इसीलिए इसका नाम भी प्रोटियम पड़ा है। ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस को ड्यूटेरॉन कहा जाता है। ये क्या लिखा हुआ है? ये ड्यूटेरॉन लिखा हुआ है। और ट्रिटियम के न्यूक्लियस को ट्राइटॉन कहा जाता है, ट्राइटॉन कहा जाता है। इसी से नाम से आ जाएगा, प्रोटियम का न्यूक्लियस प्रोटॉन, थोड़ा इसको खोदेगा। तुम सो रहे हैं आके इधर? क्या किया है रात में? रात भर पढ़ाई किया है?
खड़ा हो जाओ। लेंस में का फॉर्मूला बताओ। म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। चार आ रहा है, जाओ जाके पानी वानी पी के आओ, जाओ बाहर से घूम के आओ, ठीक है। और ट्रिटियम के न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? ट्राइटॉन बोला जाता है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि दो प्रोटॉन मिलके क्या बना रहा है? एक ड्यूटेरॉन बना रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, हम लोग यहां पर ना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तुम बताओ इसके पास कितना प्रोटॉन है? एक, यही देख के प्रोटॉन पता किया जाता है। एक प्रोटॉन है, इसके पास भी कितना प्रोटॉन है? तो टोटल प्रोटॉन कितना हो गया? 2 प्रोटॉन हो गया। रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में इसके पास कितना प्रोटॉन है? ओ माय गॉड, एक ही प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन घट रहा है। अरे बोलो, इधर था 2 प्रोटॉन, उधर है एक ही प्रोटॉन। तभी अभी दिमाग में रखना कि एगो प्रोटॉन को अभी एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए ये बताइए इसके पास न्यूट्रॉन कितना है? मार डालेंगे एक बोलोगे तो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एगो है, इसमें से इसको घटा के ना बोला। तुम बताना चाह रहे हो प्रोटॉन के पास एगो न्यूट्रॉन होता है? अरे ये अकेला है भाई, ये प्रोटॉन है, इसमें से इसको घटाओगे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। नो न्यूट्रॉन, इसके पास भी नो। तो रिएक्टेंट साइड में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, सुनिए। लेकिन प्रोडक्ट साइड में बताइए एक न्यूट्रॉन है। तो इधर एक प्रोटॉन कम है और एक न्यूट्रॉन ज्यादा। इसका मतलब हुआ कहीं ना कहीं एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया होगा, यानी इस रिएक्शन के दौरान बाबू बीटा प्लस डीके हुआ होगा। बीटा प्लस डीके ही होता है। तो प्रोटॉन किस में कन्वर्ट करता है? न्यूट्रॉन में। अरे मैंने कैसे याद किया है? मैं कैसे जानता हूं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो पॉजिट्रॉन मिलता है? कैसे पता है? चार्ज को कंजर्व करा के। अरे प्रोटॉन के पास कितना चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदला है तो न्यूट्रॉन के पास तो चार्ज होता नहीं है। तो जाहिर सी बात है एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा ना जिसके पास भी पॉजिटिव चार्ज हो। तो मैंने ऐसे याद किया है, यानी बीटा प्लस डीके ही होगा तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा और फिर हमको मिलेगा एक पॉजिट्रॉन और मिलता है एक न्यूट्रिनो और मिलता है एनर्जी 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक एग्जांपल ये हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए दो ड्यूटेरॉन मिलके हीलियम का, ये अनस्टेबल वाला न्यूक्लियस है। देखो हीलियम का He2 वाला ना ज्यादा स्टेबल होता है, तो हीलियम का एक अनस्टेबल न्यूक्लियस ये फॉर्म कर लिया। अच्छा, हम इसको हीलियम ही क्यों बोलेंगे? इसलिए बोलेंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है, और एटॉमिक नंबर अगर 2 है तो वो हीलियम ही होगा। यही डिसाइड करता है कि ये कौन सा एलिमेंट है। बोलिए। चलिए तो इस केस में देखते हैं क्या क्या हो रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना? जल्दी चलो पार्टिसिपेट करो। अगर नहीं करना है तो बोल दो, मैं कह दूंगा कि चलो देखो ये 3 गो रिएक्शन है, मन करे तो याद कर लेना, नहीं तो छोड़ देना, बस देख लो सामने है। आगे बढ़ जाएं। मैं समझना चाहते हो क्या हो रहा है तो पार्टिसिपेट करो। जो पूछूंगा बताओ। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना? इसमें कितना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन टोटल कितना है? 2 है। इसके पास कितना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बैलेंस्ड है, ना बढ़ने वाला है ना घटने वाला। बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? एक न्यूट्रॉन टोटल न्यूट्रॉन कितना? 2। लेकिन यहां टोटल न्यूट्रॉन कितना है? बस 1 है, यानी एक न्यूट्रॉन को ठिकाने लगाना पड़ेगा। नहीं 2 गो प्रोटॉन था तो इधर भी 2 गो प्रोटॉन था, लेकिन इधर 2 गो न्यूट्रॉन है, इधर बस एक ही न्यूट्रॉन है, तो एक न्यूट्रॉन को ठिकाने लगाना पड़ेगा ना। अब हम एक न्यूट्रॉन को तो प्रोटॉन में भी नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन तो पहले से बैलेंस्ड पड़ा है। नहीं ना समझे? तो क्या करेंगे? एक न्यूट्रॉन को हम वहां से भगा देंगे। ये देखिए एक न्यूट्रॉन इसमें से निकल जाएगा। तो ड्यूटेरॉन टकराया, हीलियम मिला और एगो न्यूट्रॉन उसमें से निकल के भाग गए। अरे बोलो ना, ठीक है। और हमको एनर्जी मिला 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन। देखो क्या खतरनाक एनर्जी मिल रहा है। ठीक है, ये देखिए ड्यूटेरॉन एक बार फिर टकराया, बोलो ना। तो अब हमको क्या मिला? ट्राइटॉन मिला, ट्रिटियम का न्यूक्लियस मिला।
तो चलिए इसमें हम लोग बैलेंस करके देखते हैं। आप बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना? एक। नंबर ऑफ प्रोटॉन 2। नंबर ऑफ प्रोटॉन, ओ माय गॉड, यानी एक प्रोटॉन को ठिकाने लगाना पड़ेगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना? एक। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? घटा के बता रहे हो तुम। एक। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना? 2। और यहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना? यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो बैलेंस्ड है। क्या कौन चैनल तुम लोग पकड़ लेता है रे? एक बता रहा है, 3 में से 1 घटाएगा 1 आएगा, 2 ना आएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2, यानी न्यूट्रॉन्स की संख्या बैलेंस्ड है, बस ठिकाने लगाना है तो एक प्रोटॉन को, क्योंकि इधर 2 प्रोटॉन था, इधर एक ही प्रोटॉन है, तो कुछ नहीं है, हम एक प्रोटॉन को धीरे से इसमें से भगा देंगे। यानी ड्यूटेरॉन ड्यूटेरॉन टकराया, ट्राइटॉन बना और एक प्रोटॉन निकल के भागा। सही है। और जो एनर्जी मिला वो 4.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे खतरनाक तो इसी में मिला है। ये बात समझ में आई? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। चलिए अब सुनिए, आप सोच रहे होंगे कि जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में भी तो ढेर सारे प्रोटॉन्स होंगे। बिल्कुल प्रेजेंट है। अगर हम इस कमरे में ही ढूंढे ना, हाइड्रोजन गैस तो होगा ही, और कई सारा ऐसा हाइड्रोजन गैस होगा जो आयोनाइज्ड होगा। अभी समझ रहे हो? बहुत सारा इसमें आयोनाइज्ड होगा, यानी कि कई सारे प्रोटॉन्स तैर रहे हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स भी तैर रहे हैं। अब एक प्रोटॉन इधर से तैरता हुआ आया, एक इधर से, और टकरा के वो ड्यूटेरॉन बना सकता है। अरे वो ड्यूटेरॉन बना सकता है और इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो सकता, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में ये कभी नहीं होता है। क्या रीजन है कि नहीं होता है? कौन बताएगा? अगर होगा तो हम लोग गायब हो जाएंगे। एकदम सही बोला आपने। तो क्यों नहीं होता है ये बताइए। मैं बताऊं? मुझसे जानना चाहते हैं आप? ये देखिए, ये प्रोटॉन रहा, ये लोग घूम रहा है, तो क्या है कि जैसे मान लीजिए ये इधर आ रहा है और ये जब आमने सामने आएगा तब ना टकराएगा। अभी इधर जा रहा है, ये इधर जाए तो कहां से टकराएगा? आमने सामने आना पड़ेगा। तो ये आया इधर से, ये आया इधर से, क्या दोनों के बीच में कोई न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है क्या? न्यूक्लियर फोर्स कब लगता है? जब 10 टू दी पावर -15 मीटर के ऑर्डर में आप इनके बीच का सेपरेशन करिएगा, तब ना न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। तो अभी ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। बोलिए ना, मान लीजिए एक प्रोटॉन को आपने इधर फेंका, एक प्रोटॉन को इधर फेंका, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ अगर आ रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे पे अभी कौन सा फोर्स लगा रहे होंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे होंगे। इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज, इसके पास भी, और जैसे जैसे वो करीब आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बढ़ता जाएगा। तो लगातार इनकी स्पीड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। कम होते होते यही से लौट जाएंगे। आप समझ रहे हैं? यानी कि ये 10 टू दी पावर -15 मीटर के सेपरेशन पर आ ही नहीं पाए कि इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगे और ये मिलके एक न्यूक्लियस को फॉर्म कर सके। चलिए काम करते हैं, और जोर से फेंकते हैं, ठीक है? और जोर से। तो पहले यहां से चला गया था, अब क्या होगा? यहां से चला जाएगा। थोड़ा और जोर से फेंकते हैं तो यहां से चला जाएगा। थोड़ा और जोर से। आप समझ रहे हैं? यानी अगर आप चाहते हैं कि हम इन दोनों प्रोटॉन्स को 10 टू दी पावर -15 मीटर के सेपरेशन तक ला दें, उसके लिए आपको बहुत हाई स्पीड के साथ ना फेंकना पड़ेगा। बहुत हाई स्पीड का मतलब हुआ बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ फेंकना पड़ेगा। अरे बोलिए। और जो प्रोटॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है, अभी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, अरे वो लोग ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं ना, वो काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से है? यहाँ के टेम्परेचर की वजह से। ये पढ़ा है हम लोगों ने, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2k इंटू क्या? T होता है। अरे अभी सेकंड लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे। अरे वो जो हम लोग दबरोई वेवलेंथ पढ़ रहे थे, और उसमें देखा था कि वेवलेंथ होता है h अपॉन मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब √2m काइनेटिक एनर्जी। और याद है काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हमने देखा था 3/2kT। समझे नहीं तुम? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। कुछ तो टेम्परेचर है ना यहाँ, और मैं बता दूं कि लगभग यहाँ का टेम्परेचर पता है कितना है? 300 केल्विन है।
अगर हम 27 डिग्री सेल्सियस ले लें जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है, तो वो कितना है केल्विन में 300 केल्विन है। तो इस 300 केल्विन टेम्परेचर की वजह से प्रोटॉन्स हैं, उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है। अब वो काइनेटिक एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं है, बोलिए ना, कि दोनों प्रोटॉन्स 10⁻⁻15 मीटर के सेपरेशन तक आ सके, वो रास्ते से ही लौट जाएंगे। अब हम और नजदीक पहुंचाना है। नजदीक पहुंचाने के लिए क्या बढ़ाना पड़ेगा? स्पीड। स्पीड स्पीड ज्यादा स्पीड से फेंकना पड़ेगा। स्पीड बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाना पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी। और बाबू काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाना पड़ेगा? टेम्परेचर। तो आप टेम्परेचर बढ़ाइए। तो पहले यहां से चले जा रहे थे, अब थोड़ा और नजदीक आएंगे, थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाइए, थोड़ा और नजदीक आएंगे, थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाइए, और नजदीक आएंगे। आप समझ रहे हैं? आपको पता है अगर आपको 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर तक लाना है तो आपको टेम्परेचर कितना बढ़ाना पड़ेगा? 3 अरब केल्विन, 3 बिलियन केल्विन। यानी कि जितना टेम्परेचर अभी हमारे रूम का है उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा टेम्परेचर कर दीजिएगा, तब प्रोटॉन्स के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी कि वो अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को हराते हुए 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर पे चले जाएंगे और वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा। क्या 3 बिलियन केल्विन टेम्परेचर क्रिएट करना पॉसिबल है? बहुत ज्यादा टेम्परेचर वो सूरज के कोर में होता है। कहां होता है? इसीलिए हम धरती पर ये चीज मतलब जनरली नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ देश, जिसमें एगो साउथ कोरिया को कहा जाता है कि उसने हाइड्रोजन बॉम्ब बना लिया। हाइड्रोजन बॉम्ब का नाम तुमने सुना है? कुछ ऐसे देश हैं, पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली वो कौन से देश हैं, लेकिन कुछ देश हैं जो क्लेम करते हैं कि हमने हाइड्रोजन बॉम्ब बना लिया, जिसमें एक नॉर्थ कोरिया भी है। हाइड्रोजन बॉम्ब बना लेने का मतलब हुआ उसने छोटा मोटा सूरज बना लिया है। देश पर अगर वो हाइड्रोजन बॉम्ब पटक देगा ना, समझ लो कि उसने उस देश पर छोटा मोटा सूरज ले जाकर पटक दिया है। अब समझ लो कि उस देश का क्या होगा। नॉर्मल न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो होती हैं, अरे जो हिरोशिमा और नागासाकी पे फेंकी गई थी, वो न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड नहीं है, वो न्यूक्लियर फिजन पर बेस्ड है। और ये उससे बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक होता है कि अगर हाइड्रोजन बॉम्ब का अगर कहीं लड़ाई हो गया, धरती तबाह हो जाएगा। समझ रहे हो? चलो ठीक है, तो ये बात यहां पर लिखा हुआ है। फ्यूजन ऑफ 2 प्रोटियम न्यूक्लियाई। प्रोटियम न्यूक्लियाई का मतलब हुआ प्रोटॉन्स। फ्यूजन ऑफ 2 प्रोटॉन्स विल ओनली अकर इफ दे ओवरकम। ओवरकम का मतलब हुआ, ओवरकम का मतलब हुआ हरा पाना। तो 2 प्रोटॉन्स का न्यूक्लियर फ्यूजन तभी होगा जब वो हरा पाएंगे। किसको हरा पाएंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को हरा पाएंगे। एंड दिस में हैपन इफ दे कोलाइड विथ वेरी हाई स्पीड या फिर वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी जो होना चाहिए लगभग 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, यानी 0.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है ये। अरे कितना लिखा है? तो 2 प्रोटॉन्स को जब 0.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से आप फेंकिएगा ना, तब जाके उनका न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। एक और बात है, शांत रहिए। एंड दिस एनर्जी कैन बी गेन्ड एट टेम्परेचर 3 × 10⁹ केल्विन, 3 बिलियन केल्विन। समझ रहे हो? और इतना टेम्परेचर स्टार्स में होता है, सूरज में होता है, इसीलिए ये वहीं पे होता है। ठीक है। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा के, थर्मो वर्ड से क्या सेंस आता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ा के अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन करा ले रहे हैं, इसी को बोला जाएगा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। व्हेन फ्यूजन इज अचीव्ड बाय रेजिंग द temperature of the system so that particles have enough kinetic energy to overcome the Coulomb repulsive behavior, na, this is called thermonuclear fusion। सही है। अब बात करेंगे कि सूरज में जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि 4 गो हाइड्रोजन मिलकर 1 गो हीलियम बना रहा है, वो आखिर किन स्टेप्स में होता है ना? आप जानना चाहते हैं? और बिल्कुल जानिए, क्योंकि ये दोनों, बिहार बोर्ड हुआ चाहे सीबीएसई बोर्ड, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो आइए हम लोग
देखते हैं। पहला, सबसे पहले सूरज में बहुत हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। अब टेम्परेचर सूरज का इतना ज्यादा है कि कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ नहीं रहेगा। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन को कितना चाहिए? बस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, और उसमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ रहेगा? नहीं रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। प्रोटॉन अपना अलग तैर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपना अलग तैर रहा है। अब हुआ क्या, दो प्रोटॉन्स H11 H1, अरे यही ना प्रोटॉन है, हाइड्रोजन के फर्स्ट आइसोटोप का न्यूक्लियस है प्रोटॉन। ये दोनों मिलके बनाते हैं ड्यूटेरॉन। क्या बनाते हैं? अब आइए बैलेंस किया जाए। कितना प्रोटॉन? एक। कितना प्रोटॉन? एक। मिलके कितना? दो। यहां कितना प्रोटॉन? ओ, यानी एक प्रोटॉन को ठिकाने लगाना है। इधर है दो प्रोटॉन, लेकिन इधर कितना है? एक ही प्रोटॉन है। तो दिमाग में रखना है, एगो प्रोटॉन को ठिकाने लगाना है। न्यूट्रॉन पहले काउंट कर लो, बाद में उसको ठिकाने लगाएंगे। न्यूट्रॉन कितना? 0। न्यूट्रॉन कितना है? यहाँ न्यूट्रॉन कितना है? ओ, तो एक प्रोटॉन कम है और एक न्यूट्रॉन ज्यादा है। इसका मतलब हुआ प्रोटॉन ही न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ होगा। बोलो। और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, तो पॉजिट्रॉन मिलता है। धैत तेरे की, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो पॉजिट्रॉन नहीं मिलेगा। तो मिल गया आपको एक पॉजिट्रॉन, और इसके साथ फ्री में मिलता है एगो न्यूट्रिनो। क्या मिलता है? न्यूट्रिनो मिलता है बाबू। और आपको जो एनर्जी मिलती है वो 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है। बोलिए ना। अच्छा, एक बात और है, सुनिएगा। ये तो प्रोटॉन है, और ये भी, इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया होगा कि नहीं? तो वो इलेक्ट्रॉन कहां होगा? अभी कहीं फिजाओं में तैर रहा होगा, मतलब सूरज के एटमॉस्फेयर में तैर रहा होगा। अब देखो क्या होगा, ये जो पॉजिट्रॉन है, हाँ बोलो ना, ये कौन है? वो मार्केट से एगो इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा। अरे ये घूम रहा है ना इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन इन्होंने छोड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा। और पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का एंटी पार्टिकल होता है, और दो एंटी पार्टिकल्स अगर एक दूसरे से मिलेंगी ना, तो दोनों एक दूसरे को मार डालेंगी और पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगी एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? एनर्जी में बाबू। ठीक है, तो एनर्जी में कन्वर्ट होंगी का मतलब हुआ फोटॉन्स में बदल जाएंगी। और इस केस में जो फोटोन मिलता है वो किस रूप में मिलता है? गामा पार्टिकल के रूप में ना मिलता है, वो विजिबल लाइट वाला और एक्सरे वाला फोटोन थोड़े होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को मार डालेंगी, और लास्ट के रूप में आपको मिलेगा फोटोन, यानी कि गामा पार्टिकल मिलेगा। ढेर सारा एनर्जी। देख के बताइए कितना मिल रहा है? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, ये हुआ दूसरा स्टेप। अब सुनिए, ये जो ड्यूटेरॉन है, कौन है? जो इनके मिलने से बना है। हमको एक बात समझ में नहीं आता है, जैसे मान लो यहां मैं समझा रहा हूं, तो तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, तो दो बातें हो सकती हैं। या तो तुम ये समझ रहे हो कि ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको समझना कुछ खास जरूरी नहीं है, या फिर तुम ये समझ रहे हो कि अभी ध्यान नहीं देता हूं, घर पे जाके मैं समझ लूंगा अपने से। यही ना सोचोगे कि घर पे जाके मैं अपने से समझ लूंगा, क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट है तो समझना तो पड़ेगा। तो क्या सोचते हो, दोनों में से तुम लोग क्या सोचते हो? अपने से जाके समझ लोगे? कौन है ये? ड्यूटेरॉन है। इस रिएक्शन से एक ड्यूटेरॉन बना ना। अब ये जो ड्यूटेरॉन है, बोलो कौन है ये? अब ये मार्केट से एक नया प्रोटॉन पकड़ेगा, यानी बताइए अब मतलब दो प्रोटॉन तो पहले ही कहानी में एंटर कर चुके हैं। ये कौन सा वाला प्रोटॉन है? ये अब तीसरा प्रोटॉन है जिसने एंटर किया है कहानी में। क्या बोलते हो? चलिए, शाहरुख खान, सलमान खान था, अभी इधर कौन आया? आमिर खान। अभी तीसरा भी आ गया, चलिए बढ़िया है। अब क्या हुआ? हाँ, तुम लोग बाइकआउट मत कर देना।
ये बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? अच्छा पहले मैं बता दूं मिलेगा क्या। अब ये दोनों मिल के बनाते हैं हीलियम का वो अनस्टेबल वाला न्यूक्लियस। ठीक, आइए हम इनको बैलेंस करके देखते हैं। प्रोटॉन एक, पार्टिसिपेट करो जल्दी। प्रोटॉन एक, प्रोटॉन टोटल कितना? प्रोटॉन प्रोटॉन बैलेंस्ड है, प्रोटॉन बैलेंस है, 2 प्रोटॉन इधर 2 प्रोटॉन इधर। न्यूट्रॉन काउंट करते हैं, न्यूट्रॉन कितना? एक, कितना? 0, यानी टोटल न्यूट्रॉन कितना? 1 ना। और यहां टोटल न्यूट्रॉन कितना? 1, यानी कमाल की बात है कि यहां पर प्रोटॉन्स भी बैलेंस्ड है और न्यूट्रॉन भी बैलेंस्ड है, यानी और कोई डिके नहीं होगा या किसी, क्या हुआ, और कोई डिके नहीं होगा या फिर कोई न्यूट्रॉन या प्रोटॉन इसमें निकलेगा भी नहीं। ठीक है, तो बस हमको एनर्जीज मिलेंगे, कुछ गामा पार्टिकल्स मिलेंगे। चलिए देख कर बताइए एनर्जी कितना मिल रहा है? 5.49 मेगा, इतना एनर्जी हमको मिल रहा है। अब सुनो, एक जगह कहीं मान लीजिए यहां पर ये 3 रिएक्शन हुआ, तो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमको क्या मिला? ये मिला हीलियम का ये अनस्टेबल वाला न्यूक्लियस। अब ऐसा एक रिएक्शन एक जगह और कहीं होगा। अरे जरूरी थोड़े कि एक ही जगह हो रहा होगा, एक जगह यहाँ हो रहा होगा, यहाँ हो रहा होगा, यहाँ भी हो रहा होगा, यहाँ भी हो रहा होगा, बहुत जगह हो रहा होगा। तो यहाँ ऐसा रिएक्शन हुआ जिसमें हमको हीलियम मिला, हीलियम 2-3 मिला। अरे बोलो, यहाँ भी हुआ होगा, हीलियम 2-3 मिला। अब यहाँ वाला हीलियम 2-3, अब यहाँ वाला हीलियम 2-3 आके फिर आपस में रिएक्शन करेगा। तो बताइए हमको 2 गुना हीलियम 2-3 चाहिए, उसके लिए इस पूरे रिएक्शन को हमको 2 बार कराना पड़ेगा। एक बार करा लिए तो मिल गया एक बार और करा लिए तो मिल गया एक और, यानी इनको कितनी बार कराना पड़ेगा? 2 बार कराना पड़ेगा। तो ऐसा ऐसा 2 को मिलेगा। वो दोनों लोग जो हैं He2 3 और He2 3 अब फिर आपस में रिएक्ट करके अब फाइनल वाला जो तुम्हारा He2 4 होता है वो बनाते हैं। तो आइए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करते हैं। कितना प्रोटॉन, कितना मिलके कितना? 4। यहाँ कितना? कितनों को ठिकाने लगाना है? 2 को ठिकाने लगाना है। इधर 4 को प्रोटॉन, उधर बस 2 ही है। अभी 2 को देखना है हमको क्या करना है। उससे पहले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काउंट करेंगे। एक न्यूट्रॉन टोटल कितना? 2 न्यूट्रॉन। और यहां पर कितना? ओ माय गॉड, यहां पर 2 न्यूट्रॉन। तो 2 न्यूट्रॉन इधर भी है, 2 न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन्स की संख्या बैलेंस्ड है। लेकिन 2 प्रोटॉन का क्या करें? नहीं, तो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में भी तो नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन्स की संख्या तो बैलेंस्ड है। तो 2 प्रोटॉन जो बचे हैं उनको आप भगा दीजिए, यानी ये देखिए 2 प्रोटॉन जो है वो निकल जाएगा और फिर मिलेगा आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। कितना है? 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा हो जाएगा। तो देखो मोटा मोटी हुआ क्या है, बताओ टोटल कितने प्रोटॉन्स ने कहानी में एंटर किया था? देखते हैं सही कौन बताता है। टोटल कितने प्रोटॉन्स ने कहानी में एंटर किया था? 4, 3। लेकिन सही बताऊं, इन दोनों में से कोई आंसर सही नहीं है। 2 ये भी सही नहीं है। कोई तो होगा जो सही बताएगा। सवेरे वाले लोगों ने तो सही बता दिया था। टोटल कितने प्रोटॉन्स ने कहानी में एंटर किया है? कितने? 6, 6। कैसे 6? क्योंकि 1, 2, 3 और ये रिएक्शन हुआ है 2 बार। एक बार यहां करा, एक बार, तो 3 प्रोटॉन्स यहां रिएक्शन किया होगा, 3 यहां रिएक्शन किया होगा। नहीं समझ में आया? तो टोटल 6 प्रोटॉन्स ने एंटर किया और फाइनल प्रोडक्ट जब निकला तो पता चला 2 प्रोटॉन भाग भी 6 गो आया था, जिसमें से 2 धीरे से निकल गया। तो अल्टीमेटली इस रिएक्शन में कितने प्रोटॉन्स का इन्वॉल्वमेंट रह गया? 4 प्रोटॉन्स का। और हमको मिला क्या? हीलियम। अरे बोलो ना, तो प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, तो 4 गो हाइड्रोजन मिलके एगो हीलियम बनाता है। लेकिन अभी रुकिए, अभी हम इन रिएक्शंस को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। आइए जोड़ते हैं।
रिएक्शन आपने केमिस्ट्री में भी खूब जोड़ा होगा। तो आइए बताइए कितना प्रोटॉन है इधर? नहीं 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 यार, नहीं यार, एक प्रोटॉन है। सही बोल रहे हो? अरे ये रिएक्शन कितनी बार हुआ है? दो बार ना हुआ है? तो हम इसको एक बोलेंगे कि दो बोलेंगे? ये दो है और ये भी कितना है? तुम समझे नहीं हो। इस पूरे रिएक्शन को आपको मल्टीप्लाई करना है दो से, तो दो इसमें भी जाएगा, सब में ना जाएगा। तो कितना प्रोटॉन है? ये कितना है? दो है, तो दो है, दो चार। और प्रोटॉन ढूंढो, प्रोटॉन ये देखो मिल गया। कितना? तो 6 गो प्रोटॉन इधर है। इधर प्रोटॉन ढूंढो तो बाबू, आई नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ये देखो 2 गो प्रोटॉन इधर है, 6 गो इधर है, 2 गो इधर है। इधर कितना? 4 प्रोटॉन। क्या बात है। तो ये हो गया तुम्हारा 4 प्रोटॉन। चलिए प्रोटॉन प्रोटॉन पोजिट्रॉन ढूंढा जाए। कितना पोजिट्रॉन? अरे यार, पहला दूसरा तीसरा रिएक्शन दो बार हुआ है। क्या बात करते हो? तो बोलो 2 पोजिट्रॉन। और कहीं नहीं है? इधर देखो, इधर देखो, 2 पोजिट्रॉन इसमें भी है। 2 पोजिट्रॉन इधर, 2 पोजिट्रॉन उधर, कट के 0। कोई पोजिट्रॉन लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए इलेक्ट्रॉन ढूंढा जाए। इधर कितना इलेक्ट्रॉन? 2। इधर कितना? इधर कितना? ओहो, नो इलेक्ट्रॉन। का मतलब इधर की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन। इधर का कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए इसको ढूंढा जाए, ड्यूटेरॉन ढूंढा जाए। कितना ड्यूटेरॉन? कितना है? 2 ड्यूटेरॉन है। और ड्यूटेरॉन तो नहीं है इधर। अच्छा ये देखिए 2 ड्यूटेरॉन। और कहीं कोई ड्यूटेरॉन दिख रहा है? तो 2 ड्यूटेरॉन इधर, 2 ड्यूटेरॉन इधर, कट गया। ड्यूटेरॉन को लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए और ढूंढा जाए। इसका तो हो गया है। ये देखिए He2 3 कौगो है? 1 1 2। आखिर 2 तो 4। नहीं 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 बाबू, अरे अरे इधर देखो, इधर देखो। ये 3 रिएक्शन 2 बार हुआ है, बाकी चौथा तो एक ही बार हुआ है। ये 3 रिएक्शन इस एक बार हुआ है, तो एक He2 3 पैदा हुआ। नहीं समझे आप? फिर दोबारा होगा तो एक और पैदा होगा। लेकिन ये दोनों जो है वो एक ही बार ना मिले हैं। जैसे मान लीजिए कि एक फैमिली यहां है, इसमें एक लड़का पैदा हुआ और इधर एक लड़की पैदा हुई। ठीक है, तो पैदा कितनी बार हुए हैं लोग? मतलब 2 बार ना, एक बार यहां एक बार यहां। अब ये दोनों जो है, अगर इनकी शादी करा दी जाए तो शादी तो ये एक ही बार ना होगा। तो ये तो पैदा 2 बार हुए हैं, लेकिन शादी एक बार होगा। ठीक है, अभी मत बोलना सॉरी, दोनों तो लड़का ही है। तो आजकल वो भी चलता है। चलो कोई बात नहीं है। चलिए तो ये बताइए, ये कितना है? 1 है। और ये कितना है? कितना हो गया? 2। अब इधर He2 3 ढूंढा जाए। ये देखो मिल गया। कितना है? ये भी 2 है। ये 2 इसलिए है, 2 इसलिए है क्योंकि ये रिएक्शन कितनी बार हुआ है? तो 2 He2 3 इधर, 2 He2 3 इधर है। ठीक है, तो कट जाएगा और He2 3 को भी लिखने की जरूरत। तो इधर का तो हमने सब निपटा दिया। अब आइए इधर ढूंढते हैं। हाँ, ड्यूटेरियम हम निपटा चुके हैं, याद है आपको? इसको और इसको हमने काटा था। नहीं समझ में आया क्या? इसको और इसको हमने काटा था। ये बताओ अच्छा, इसको भी हम लोग निपटा चुके हैं, याद है? इसको काट दिए थे। चलिए ठीक है, न्यूट्रिनो वगैरह ये सब बाद में लिखेंगे हम लोग। ये कोई फिजिकल पार्टिकल्स नहीं है, गामा पार्टिकल सब बाद में लिखेंगे। बाकी तो और कुछ दिख नहीं रहा है। ये He2 3 इसको भी तो हम लोग निपटा चुके हैं। बच कौन सा गया? बस ये बच गया। तो बताइए हम लोग क्या लिखें इधर? He2 4। अच्छा, इसको भी हम लोग निपटा चुके हैं, ये भी निपट चुका है। याद है 6 गो प्रोटॉन और इधर वाला 2 गो प्रोटॉन, यही ना, कट के इधर 4 प्रोटॉन आया था। तो हो गया, बस He2 4 मिलेगा। और बाकी जो छोटे मोटे पार्टिकल्स हैं उनके बारे में बताइए। कौगो है ये? 2 है रे पागल। तो 2 न्यूट्रिनो मिला। क्या मिला? और 1 2 3, 3 दूना 6 गो गामा पार्टिकल मिला। और आपको जो एनर्जी मिलेगी उसके लिए इसको डबल, इसको डबल, इसको डबल करके और इसको जोड़ दीजिएगा। तो कितना आ रहा है? 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख रहे हो? तो बाबू अगर हम लोग दोनों साइड में 2-2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, क्या करें बोलो? 2-2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें,
तो ये देखिए 4H11 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन ना हो गया, और इधर हो गया He24 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इनको एक साथ रखो, और प्लस 2 गो न्यूट्रिनो प्लस 6 गो गामा पार्टिकल, और जो एनर्जी होगा टोटल वो होगा 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी। ठीक है, ये बताइए आप कि 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाएंगे? 4 हाइड्रोजन का एटम। अरे एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलके एक हाइड्रोजन का एटम। ये 4 हाइड्रोजन एटम है, ये क्या है? 4H एटम्स हैं, और ये है हीलियम का न्यूक्लियस, और उसमें हमने डाल दिया, न्यूक्लियस में नहीं डाल दिया, न्यूक्लियस के साथ अटैच कर दिया हमने 2 इलेक्ट्रॉन। तो हीलियम के पास 2 ही ना इलेक्ट्रॉन होता है, तो हीलियम के न्यूक्लियस के बगल में अगर तुम लोग को डर नहीं लग रहा है ना? अच्छा, हीलियम के न्यूक्लियस के बगल में, हीलियम के न्यूक्लियस को अगर तुम 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हो तो वो पूरा एक हीलियम का एटम ना बन जाएगा। अरे बोलो, न्यूक्लियस से पहले से था, 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए हम लोग, तो ये हो गया हीलियम का एटम। इसका मतलब हुआ कि 4 हाइड्रोजन एटम्स मिलके एक हीलियम का एटम बनाते हैं। मिलता है आपको न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना। और कल याद है मैं आपको बता रहा था कि 2012 मूवी में वही न्यूट्रिनो है, यही वो न्यूट्रिनो है, यही से निकला है। सही है। अब सुनो, ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। यही है कि हम हैं। नहीं समझे आप? देखिए, यही है कि, अरे हम हैं क्योंकि धरती है, धरती है क्योंकि, और सूरज है क्योंकि ये है, सूरज में यही हो रहा है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है ही, हमारे अस्तित्व के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत जरूरी रिएक्शन है। ठीक है, तो आप लोगों को याद हो गया क्या? ये रिएक्शन याद हो गया? चलो मैं हटाता हूं और देखता हूं कि आप लोगों को कितना याद है। जैसे जैसे पूछूंगा बताइएगा। सबसे पहले बताइए कौन आया था? 2 गो प्रोटॉन आया था। तो प्रोटॉन तो क्या बना था? ड्यूटेरॉन बना था। एगो मिला था पोजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो, और उसके बाद एनर्जी। तो एनर्जी तो रट लेंगे बाद में, उसका वो नहीं है। अब जो पोजिट्रॉन था वो एक इलेक्ट्रॉन पकड़ा था और मिल के बन गया था एनर्जी, खत्म कर लिया था एक दूसरे को गामा पार्टिकल। लेकिन पहले रिएक्शन में एक ड्यूटेरॉन भी तो मिला था। अब वो ड्यूटेरॉन एक नया प्रोटॉन पकड़ेगा, देख लो ध्यान नहीं दे रहा है सर, नया प्रोटॉन पकड़ेगा और बनाएगा हीलियम का अनस्टेबल वाला, यानी 2-3 वाला बनाएगा, और कोई पार्टिकल नहीं मिलेगा, खाली एनर्जी मिलेगी। अब ये जो 3 रिएक्शन है ये 2 बार होंगी। तो He23 यहां मिला, एक और He23 मान लीजिए कहीं यहां मिला, वो दोनों मिलके हीलियम का स्टेबल वाला यानी He24 वाला बनाएंगे, और 2 गो प्रोटॉन भाग जाएगा, निकल जाएगा। हो तो गया, याद तो हो गया है आपको? मन का वहम होता है आपके, याद हो गया? सबको जोड़ देंगे, फाइनल रिएक्शन हमको मिल जाएगा। सही है। कह रहा है कि द एज ऑफ सन इज अबाउट कितना? 5 बिलियन ईयर्स, मतलब 10⁹ का मतलब बिलियन ही होता है। 5 बिलियन ईयर्स, एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट देयर and it is estimated there is it going for क्या? another 5 billion year। मैंने कहने का मतलब है कि ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अभी सूरज जो है 5 बिलियन साल और रहेगा। मैंने हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हम लोगों के रहते सूरज जिंदा रहेगा, सूरज मरेगा 5 अरब साल बाद। सुनिए बता रहा हूं, यानी हमारा सूरज अभी अपने मिड एज में है, मिड एज में है, जवानी के दिनों को एंजॉय कर रहा है, मिड एज। आफ्टर दैट एच बर्निंग विल क्या? स्टॉप। उसके बाद हाइड्रोजन की बर्निंग रुक जाए। तो यहां बर्निंग से आप वो केमिकल रिएक्शन वाला बर्निंग मत समझिए, ये न्यूक्लियर रिएक्शन वाला बर्निंग है ना जी।
और रुक जाएगी, क्योंकि लगातार हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। अरे बोलो, तो सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो उसके अंदर का न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म। न्यूक्लियर फ्यूजन अगर नहीं, सॉरी फ्यूजन अगर नहीं होगा तो अब एनर्जी पैदा नहीं होगा, तो धीरे धीरे वो क्या होने लगेगा, एंड द सन विल बिगिन टू क्या, अब वो कूल कूल होने लगेगा एंड विल स्टार्ट टू कोलैप्स अंडर ग्रेविटी। अब जब सूरज ठंडा होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो अब उसके पार्टिकल सुस्त पड़ जाएंगे, अब जैसा इधर करते थे, तो इसीलिए ज्यादा दूर में फैले होते थे। आप समझे नहीं। एक बात बताइए, इस पेन को छोड़ा जाता है कहाँ जाता है? नीचे जाता है। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। एटमॉस्फेयर जो है वो भी तो एटम्स मॉलिक्यूल्स से बना है, ग्रेविटेशनल फोर्स उन पे भी तो लग रहा है। लेकिन बताओ ना, तो सारा का सारा एटमॉस्फेयर का नहीं धरती में समा जा रहा है। एटमॉस्फेयर लगभग मान के चला जाता है कि ऑब्जर्वेबल एटमॉस्फेयर जो है ना, ऑब्जर्वेबल का मतलब स्पेस की शुरुआत कही जाती है कि 80 किलोमीटर से, और इसे तो कई हजार किलोमीटर तक माना जाता है। लेकिन 80 किलोमीटर आप क्रॉस कर जाइएगा तो माना जाता है कि लगभग आप कहाँ आ चुके हैं, स्पेस में आ चुके हैं। जेफ बेजोस जो था अभी पिछले ही साल एक हवाई जहाज में बैठ के गया था ना, लेकिन वो शायद 80 किलोमीटर क्रॉस नहीं किया था, इसलिए बोला जा रहा था कि वो कितना, हाँ कंट्रोल नहीं माना जा रहा था कि वो स्पेस में गया। कुछ दिन के बाद, जस्ट हमको लग रहा है उसी महीने में कुछ दिन के बाद एलॉन मस्क गया, तो वो 80 किलोमीटर से ऊपर गया और कहा गया कि वो ट्रूली स्पेस में गया। तो ये जो एटमॉस्फेयर 80 किलोमीटर ऊपर तक है, वो क्यों है? क्यों हवाएं वहां तक है? धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स जब इस पेन को खींच के ला दे रहा है नीचे, तो उनको खींच के कहीं नहीं नीचे ला रहा है। वजह पता है क्या है? वजह है टेम्परेचर, क्योंकि अभी कुछ टेम्परेचर है। टेम्परेचर की वजह से हवाओं के पास काइनेटिक एनर्जी है, पार्टिकल्स है, और उसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो धरती में नहीं जा रहा है। जैसे ही धरती में वो सटेंगे, उनके पास काइनेटिक एनर्जी है ना, तुरंत फिर वापस आ जाएंगे। दैट तेरे की। अगर हमने टेम्परेचर कर दिया 0 केल्विन, कितना कर दिया? खटाक से जितना मॉलिक्यूल है सबका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 0। और सब कहाँ आ जाएगा? 0 एटमॉस्फेयर मिलेगा तब आपको। रुको ना बाबू, सुन रहे हो? यानी कहीं ना कहीं ये जो एटमॉस्फेयर, इसकी वजह होती है टेम्परेचर का होना। तो सूरज भी क्या है? गैस का गोला है। क्या है? हाइड्रोजन हीलियम सब गैसेज हैं उसमें। तो वो क्यों इतना फैला हुआ है? उसके अंदर के जो गैसेज हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से। बोलो, अगर ये काइनेटिक एनर्जी कम होने लगे, अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन बंद हो जाए, तो एनर्जी कम होने लगेगी, काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगी, टेम्परेचर कम होने लगेगा। अरे बोलो यार, अब क्या होगा? सारे गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपनी ही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कहां भागना शुरू करेंगे? कहां भागना? सेंटर की तरफ भागना शुरू करेंगे। इसको बोला जाता है, बोला जाएगा कि सूरज कोलैप्स करने लगेगा। क्या करने लगेगा? अब सुनो, एक और घटना होगी तब। देखो, ओवरऑल एनर्जी तो अब इसका कम हो रहा है। ओवरऑल एनर्जी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो जब ये गैसेस बहुत तेजी से जाएंगी अंदर, तो इनकी स्पीड एक बार फिर से बढ़ेगी। अब की बार स्पीड के बढ़ने की वजह टेम्परेचर नहीं है, स्पीड के बढ़ने की वजह है ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे इस पेन को अगर छोड़ दिया जाए तो वो नीचे जाते हुए अपनी स्पीड को बढ़ाता है। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। बोलो ना। तो स्पीड बढ़ेगी का मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो एक बार फिर से टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। लेकिन अब की बार टेम्परेचर के बढ़ने की वजह न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं है, वो कब का खत्म हो चुका है। टेम्परेचर के बढ़ने की वजह है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा है। और टेम्परेचर जब एक बार फिर से बढ़ेगा तो ये जो आउटर लेयर जो है वो थोड़ा फिर से एक्सपेंड करेगा। अरे अंदर का टेम्परेचर बढ़ ना गया, तो एक्सपेंशन तो बाहरी की चीजों का ही ना होता है, तो ये एक्सपेंड करेगा। उतना एनर्जी है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी एक्सपेंड करेगा, और उसको बोला जाता है रेड जायंट। क्या बोला जाएगा? तब हमको सूरज थोड़ा बड़ा भी दिखेगा, और किस कलर का? रेड। रेड कलर का इसीलिए दिखेगा क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी है। और विजिबल सबसे कम एनर्जी किसका होता है? रेड का। क्लियर है? तो देखिए क्या है,
स्टार्ट टू क्या, कोलैप्स अंडर ग्रेविटी। किसकी वजह से कोलैप्स करेगा, ग्रेविटी की वजह से। विच विल रेज दी कोर टेम्परेचर, जिसकी वजह से कोर का टेम्परेचर बढ़ेगा। द आउटर एनवेलप ऑफ द सन विल क्या, एक्सपेंड एंड टर्निंग इट इनटू सो कॉल्ड रेड जायंट। सही है, ऐसा होगा। चलिए, सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी एज कौन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन। सुनो क्या था, अच्छा कोई बात नहीं है, उसको आप फ्यूजन बना लीजिए। क्या, तो फ्यूजन है वो, आप जानते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। हाँ हाँ हाँ, हम जान, अब कुछ नहीं बचा है, बस शांति के साथ बैठिए, 10 मिनट खत्म हो जाएंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन हम जानते हैं उसी वाले ग्राफ के अनुसार कि बहुत हेवी न्यूक्लियस भी अनस्टेबल होता है। जैसे ये अगर 200 वाला है, यहां कहीं 110 वाला है और यहाँ कहीं 90 वाला है, तो 90 वाला और 110 वाला 200 वाले से तो ज्यादा स्टेबल ना है, तो 200 वाला टूटना चाहेगा किस में, 90 और 110 में, ठीक है, ताकि थोड़ा हल्का हो सके। और थोड़ा देखो ऐसा है कि जो बहुत पतला आदमी होता है ना, उसको भी जनरली सही नहीं माना जाता, जो बहुत मोटा होता है उसको भी सही नहीं माना जाता है। नो पर्सनल कमेंट, ठीक है। वैसी ही बात है, अगर न्यूक्लियस भी बहुत हल्का है तो वो भी अनस्टेबल है, बहुत भारी है तो वो भी अनस्टेबल है, ठीक है। तो जो बहुत भारी आदमी होता है वो क्या करना चाहता है, हल्का होना चाहता है। तो मान लीजिए कि टूट गया वो। अब एक और बात है, अब मान लीजिए यूरेनियम बहुत भारी न्यूक्लियस हो गया, 234, 235, 238 लोग रहते हैं उसके न्यूक्लियस में, बहुत भारी नहीं हो गया, बोलिए ना। तो अगर बहुत भारी हो गया तो वो टूटना चाहेगा, लेकिन बाबू वो अपने से नहीं टूट सकता है, अपने से चाहता है लेकिन अपने से नहीं टूटता है। आपको उसको थोड़ा सा एनर्जी देना पड़ा, हल्का सा दीजिए, बहुत ज्यादा नहीं ना, हल्का सा एनर्जी दीजिए। जैसे पेट्रोल है, बहुत ज्वलनशील है कि नहीं, तो चाह रहा है कि हम जल जाएं, लेकिन जलता थोड़े है, हल्का सा चिंगारी दे के देखो ना। वैसा ही बात है, न्यूक्लियर फ्यूजन भी कराना है तो अपने से नहीं होगा, आपको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के लिए कुछ चला के मारना पड़ेगा। अब बताइए कि हम न्यूक्लियस पे क्या चला के मार सकते हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल से काम नहीं चलेगा, प्रोटॉन से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा पता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल है पॉजिटिवली चार्ज और न्यूक्लियस भी होता है पॉजिटिवली चार्ज, और जब फेंका जाता है तो पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इसकी स्पीड लगातार कम होगी, रास्ते से ही लौट जाएगा, कभी टकराएगा ही नहीं, तो तोड़ेगा कहां से। प्रोटॉन के साथ भी वही कहानी, इलेक्ट्रॉन को नहीं फेंकेंगे, वो बहुत हल्का होता है, वो इतना हल्का होता है कि जाकर टकराएगा भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बचा कौन बताओ, न्यूट्रॉन बचा। अरे प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं, अल्फा पार्टिकल नहीं, तो और क्या चला के मार सकते हैं, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज, यानी ये इसको रिपेल नहीं करेगा, आने देगा, आप समझ रहे हैं। और ये जब जाकर टकराएगा तो इसको तोड़ देगा, टकराएगा तो क्या करेगा, तोड़ देगा। तो जैसे मान लीजिए कि एक यूरेनियम का न्यूक्लियस है, ये न्यूट्रॉन चला के मारा गया, टूट गया बेरियम और क्रिप्टॉन में। किसमें टूटा, बेरियम और क्रिप्टॉन में। अच्छा एक चीज और सुनो, एक अंतर होता है रेडियो एक्टिविटी में और न्यूक्लियर फ्यूजन में, नाश दोनों है, यूरेनियम दोनों से खत्म हो रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल निकलते रहती हैं, जिसकी वजह धीरे 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 उसका साइज छोटा होता जाएगा, अमाउंट कम होता जाएगा। और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, वो जस्ट टूट जाता है। ऐसे समझो, गीली मिट्टी का ढेला लो, छत पर ले जाके रखाओ, मान लो 1 kg का है, अब 2 महीना बाद जाके चेक करो, वो 1 ही kg का होगा, वो बहुत छोटा हो चुका रहेगा। अरे गीली मिट्टी का ढेला लो, ठीक है, हाँ वो छोटा नहीं हो चुका रहेगा। जैसे डेली हवाएं बह रही हैं, तो हवाओं के साथ उसके ऊपर के डस्ट पार्टिकल धीरे धीरे निकल रहे होंगे। कभी मान लो ओस पड़ा,
तो थोड़ा बहुत गीला होके भी नीचे फैल गया होगा, कभी बारिश आ गई तो उसकी वजह से भी मिट्टी का लेयर उसमें से बहुत कम हो गया। तो मिला जुला के ये जो धीरे धीरे इसके पार्टिकल्स उससे अलग हो रहे हैं, अगर हम कंपेयर करें तो ये रेडियो एक्टिविटी है। समझे नहीं आप? अरे धीरे धीरे ये छोटा हो रहा है, उसके डस्ट पार्टिकल झड़ रहे हैं, तो ये क्या है? रेडियो एक्टिविटी है। लेकिन उसी मिट्टी के ढेले को अगर आपको तोड़ना है, अपने से टूट जाएगा क्या? हल्का सा आप मार दीजिए, ऐसे टूट जाएगा। हाथ से ही मारिए ना, हथौड़े की क्या जरूरत है? गीली मिट्टी का ढेला है। अरे गीली मिट्टी का ढेला है, लेकिन उसको सुखा के तब करना, ठीक है? तो मैं कह रहा हूं कि उसको अगर तोड़ना होगा तो क्या करोगे? हाथ से थोड़ा सा मारोगे तो टूट जाएगा। जैसे वो चाह रहा था कि हम टूट जाएं, बस थोड़ा सा उसको फोर्स चाहिए था, तो यही बात है। तो ऐसे टूटा है। अब एक बात बताइए, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 92। यहां नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 56 है, और यहां 36 है। 56 और 36 मिलके कितना होता है? 92 हो जाता है। तो मिला जुला के यहां नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बैलेंस्ड हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को बैलेंस करते हैं। तो यहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 235 में से 92 घटाइए, 143, और एक 144 न्यूट्रॉन है। इसमें कितना है? 144 न्यूट्रॉन है। इसमें से घटाइए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन काउंट कर रहे हैं। 144 में से 56 गया कितना? 88 हो जाएगा। 89 में से 36 गया कितना? 53 आ रहा है। 53 आ रहा है। इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िएगा, बस 141 आएगा। इधर है टोटल 143 यहाँ है, और एक यहाँ भी है। टोटल 144 न्यूट्रॉन्स हैं, और इधर 141 न्यूट्रॉन्स है। कितने न्यूट्रॉन्स को ठिकाने लगाना पड़ेगा? तो इस रिएक्शन के दौरान 3 न्यूट्रॉन्स इसमें से निकल जाएंगी, 3 न्यूट्रॉन्स इसमें से निकल जाएंगी। क्लियर है? अरे बोलिए। हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो पहले से ही बैलेंस थे। लेकिन जरूरी नहीं है कि जब भी आप न्यूट्रॉन चला के मारिएगा तो हमेशा वो बेरियम और क्रिप्टॉन में ही टूटेगा। हो सकता है कि वो एंटीमनी, ये एसबी है, और ये नियोबियम है, नियोबियम एंटीमनी, और हो सकता है कि वो इसमें भी टूट जाए। क्यों? जैसे मान लीजिए ढेला है, बोलो ना, 1 kg का ढेला है, उसको तोड़ोगे का हर बार आधा आधा kg में ही टूटेगा। और डिपेंड करेगा, एकदम बीचों बीच मार दोगे तो आधा आधा kg में टूट जाएगा। थोड़ा इधर साइड में मार दोगे तो ये थोड़ा छोटा होगा, ये थोड़ा बड़ा होगा। इधर साइड मार दो, ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। तो जितनी बार आप तोड़िएगा ना, उतनी बार आपको अलग अलग टुकड़े मिलेंगे। अरे बोलिए ना। तो ये भी जरूरी नहीं है कि हर बार न्यूट्रॉन चला के मारोगे तो बेरियम और क्रिप्टॉन में ही टूटेगा, चाहे एंटीमनी और नियोबियम में ही टूटेगा। उसको टूटना होगा तो वो जेनॉन और स्ट्रोंसियम में भी टूट सकता है। बस इतना है कि यहां पर जब आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को काउंट करिएगा ना, तो इन दोनों में 4 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम होंगे। इसका मतलब इसमें से कितना न्यूट्रॉन निकल जाएगा? 4, और बाबू यहां निकलेगा 2 न्यूट्रॉन। क्या निकलेगा? 2 न्यूट्रॉन निकलेगा। ऐसा है। तो इसमें से एक आध को याद कर लेना, ताकि अगर एग्जाम में पूछा जाए तो कम से कम एक बता सके हम। ठीक है? अब सुनिए, यूरेनियम का अगर एक न्यूक्लियस टूटता है, सुन लो, यूरेनियम का अगर एक न्यूक्लियस टूटता है तो हमको मिलता है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ये डेटा आप याद रख सकते हैं। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमको मिलता है। सही है? चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन नहीं पढ़ना चाह रहे हो? अब क्या ब्रेक दूं मैं तुमको?